हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एम्पियर सर्किट लॉ जो हम पढ़ चुके हैं, एम्पियर का परिपति नियम, उसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं। जो अनुप्रयोग हैं एम्पियर के परिपति नियम के, वो अनुप्रयोग अपने को करने हैं। उसमें पहला अनुप्रयोग देखते हैं हम। तो पहला अनुप्रयोग क्या है इसका? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो कोई करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमको निकालना है। तो हम एक वायर एज्यूम करते हैं, स्ट्रेट वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसका लेंथ का कोई फाइनेशन नहीं है। ये हमने एक वायर एज्यूम किया, इस वायर में हमने मान लिया कि करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इस वायर के सराउंडिंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये कोई हमने पॉइंट ओ एज्यूम कर लिया, उससे हमको मान के चलिए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए एम्पियर लॉ का अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एम्पियर लॉ के हिसाब से ये क्लोज लूप होना चाहिए। तो हमने आर त्रिज्या का एक लूप एज्यूम कर लिया इसके चारों ओर। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया। तो आर त्रिज्या के एक लूप के बारे में हम विचार करते हैं यहाँ पर। तो पहले एक लूप बना लेते हैं, उसके बाद उसको त्रिज्या आर लेंगे। तो ये अब ठीक है, ओ ये पॉइंट है, आर डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट है। तो आर दूरी पर किसी पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके लिए हमने एक क्लोज लूप मान लिया जिसकी रेडियस आर है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आई है। और तार जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट पॉइंट नहीं है हमको पता। एम्पियर लॉ का यूज करना है। तो एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ टोटल करंट इन द क्लोज लूप। कि समाकलन, कौन सा समाकलन? देखिए समाकलन वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कितना होता है? कुल धारा, सभी धाराओं के बीच गणित योग का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट टाइम्स होता है आई का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करते हैं जिसकी लेंथ हमने मान ली कितनी है, ये डी एल मान ली। ये डी एल की डायरेक्शन होगी इसके सरकमफेरेंस के टेंजेंशियल, और वही किसकी दिशा होगी? वी वेक्टर की। कैसे होगी? दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो पाम लॉ है उससे। करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी? हथेली के तल के लंबवत होती है, और हथेली ये इधर है तो इधर लंबवत अंदर की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र। और ये कैसा होगा? जो इसकी सरकमफेरेंस है यानी जो परिधि है, परिधि के अनुदिश होगा। और जो लूप है वो भी, उसकी लंबाई भी परिधि के अनुदिश होगी। ये डी एल वेक्टर। ऐसा हमने पिछले टॉपिक जो एम्पियर के नियम का सत्यापन किया था उसमें भी हमने पढ़कर आए थे। तो इसका हम यूज करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट। अब हम यहाँ पर देखते हैं बी वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में, तो एंगल कितना हो गया? 0। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट। टोटल करंट कितना है? तो केवल करंट आई है, तो सिग्मा आई की जगह ये हो जाएगा आई। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें एल के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो बी कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट बाहर ले लिया। समाकलन किसका? डी एल का, किसके बराबर? म्यू नॉट आई। चूंकि बंद समाकलन डी एल यानी टोटल, इसकी टोटल लेंथ चाहिए। टोटल लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर होगी, यानी परिधि के बराबर। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। देन v इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो यूनिट इसकी टेस्ला होगी। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान कीजिए, ये रिजल्ट आपने और निकाला था वायो सेवार्ट का लॉ का यूज करते हुए। तो वायो सेवार्ट लॉ का यूज करते हुए सीधा वायर हमने लिया था, एक पॉइंट लिया था, ये एंगल लिए थे, एक φ1 ले लिया था, एक φ2 ले लिया था। तो निकल कर आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। अगर ये तार अनंत लंबाई का है तो ये कोण 90-90 हो जाते हैं। तो साइन 90 साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 तो 2।
2 से 4 कट गया 2 बार, तो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। ये रिजल्ट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी एक बार पहले। लेकिन अभी 2020, हाँ यही 2020 में जब बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम के अंदर ये स्टेटमेंट प्रूव कराया था। और कैसे प्रूव कराया था भाई? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो ये एम्पियर लॉ से करने को आप रिजल्ट एक ही आता है, चाहे इस मेथड से कीजिए चाहे आप इस मेथड से कीजिए। तो चाहे आप बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाइए चाहे एम्पियर लॉ लगाइए। अभी एम्पियर लॉ से पूछा तो एम्पियर लॉ से करने का ये मेथड है। क्लियर? तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया बायो-सेवर्ट के नियम का। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरी जो इसका अनुप्रयोग है वो एप्लीकेशन है, हाँ जी, तो सेकंड एप्लीकेशन है वो है एक लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर यानी भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो प्रणालिका क्या होती है? धारावाही प्रणालिका यानी सोलेनॉइड होती क्या है? तो सोलेनॉइड ऐसा समझेंगे, तो सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? जैसे ये मैंने एक प्लास्टिक का पेन लिया, ये प्लास्टिक का पेन लिया, ये पेन है, ये पेन का कैप है, कैप आप सभी जानते हो। तो ये कैप जो है, तो ऐसी एक हॉलो सिलेंडर होता है, खोखला बेलन, एक बेलनाकार लिया जो खोखला है। अगर हम लंबा और लें तो जैसे हमने पेन ले लिया, एक लंबा पूरा हॉलो सिलेंडर ले लिया। किसका बना होता है? ये जनरली बना होता है किसी इंसुलेटर का। तो चाहे वो हो सकता है क्या बोलते हैं उसको, गत्ते का हो सकता है, रबड़ का हो सकता है, और सामान्यतः जो जनरली इसका जो यूज होता है वो बनाते हैं चीनी मिट्टी का कप आते हैं, चीनी मिट्टी के कप, तो वैसे ही बनाया जाता है। तो चीनी मिट्टी का होता है ये एक लंबी ऐसी बेलनाकार नलिका होती खोखली कि जिसकी जो व्यास है यानी डायमीटर है वो उसकी लेंथ के अलॉन्ग बहुत कम रहे, डायमीटर इसकी कम से कम रहे और लेंथ इसकी मैक्सिमम रहे। तो ऐसे हॉलो सिलेंडर है, ये तो पेन खुल नहीं रहा, तो ये हॉलो सिलेंडर है। उस सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं? वायर को लपेट देते हैं, तार को, तांबे का तार जो करंट कैरिंग वायर है उसको हमने इसके ऊपर लपेट दिया, उसके छल्ले बनाए, जैसे स्प्रिंग को लपेटते हैं उसी तरीके से कई टर्न में लपेट दिया। अब टर्न में लपेट दिया तो उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो ये पूरा जो करंट है उसके अंदर तार में से होता हुआ जाता है, और हर एक जो फेरा है, हर एक जो टर्न है उसका बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक धारावाही वृत्ताकार लूप जैसा व्यवहार करता है। और हम पढ़ चुके हैं लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका सेंटर पे होता है, और इस जो सिलेंडर है उसका सेंटर कहाँ पर होगा? तो इसकी एक्सिस होगा। तो सारे के सारे लूप एक जैसी डायमीटर के हैं, एक जैसी रेडियस के हैं, तो सभी की त्रिज्या कितनी है? तो जितनी सिलेंडर की त्रिज्या है, इस बेलन की त्रिज्या के बराबर बाकी सभी लूपों की त्रिज्या है, इसलिए इनकी रेडियस इक्वल होने की वजह से सभी के सेंटर एक ही लाइन पर होंगे, और एक लाइन पर होंगे तो कहाँ पर होंगे? उसकी एक्सिस पर होंगे। तो जैसे ये पेन का रिफिल पड़ा हुआ है, तो रिफिल कहाँ है? इसके सेंटर पे है, सारे के सारे जो लूप है उनके सेंटर पे है, यानी इसकी एक्सिस पर है। तो इस एक्सिस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वैल्यू निकालनी है। टोटल एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका सम हो जाएगा, यानी कुल योग हो जाएगा, और उस योग की सहायता से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सोलेनॉइड यानी धारावाही प्रणालिका एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी स्थान पर। तो अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक चुंबक और क्या बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरली मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाए जाते हैं वो सोलेनॉइड के अंदर बनाए जाते हैं, वो अपन को पढ़ना है आगे। तो सोलेनॉइड इसके काम में आती है। अभी अपने को काम करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और यूज किसका करना है? तो यूज करना है हमको एम्पियर्स लॉ का। तो एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए हम एक प्रणालिका के बारे में विचार करते हैं। एक हमने लंबी प्रणालिका ले ली और ये इसका अक्ष है, इसके ऊपर हमने तार को लपेट रखा है। ये तार हमने लपेट रखा है यहाँ। क्या बजे जाना है? अभी 5 मिनट और। तो ये हमने तार को इसके ऊपर लपेट रखा है। ये हमने
तो ये है, ये कहीं ना कहीं से तार प्रारंभ हुआ और कहीं ना कहीं जाकर ये खत्म होगा, ये तार। तो एक जगह से हमने इसमें करंट पास करना शुरू किया, इसमें दोनों एंड लगा दिया, तो ये करंट, ये हमने करंट निकाला इसके अंदर। तो ये करंट चक्कर लगाता हुआ ये यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट कर गया। एक जगह से करंट एंटर कर रहा है, एक जगह से करंट एग्जिट कर रहा है। ये सारा का सारा करंट इस तरीके से वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से समझना, एक जगह से इसमें जो करंट है, जैसे ये हमने सॉलिनॉइड ले ली, तो ये तार लपेट दिया, ये तार, तो यहाँ से तो करंट एंटर करेगा और यहाँ से करंट एग्जिट करेगा, एक तरफ से निकले प्रवेश करेगा, एक तरफ से निकलेगा। तो यहाँ से ये एंटर कर रहा है, तो एंटर वाले को हमने डॉट लगा दिया, डॉट से रिप्रेजेंट किया किसको, करंट को। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, सॉरी क्रॉस होगा, ये एंटर कर रहा है तो ये क्रॉस होगा, और एग्जिट करता है तो डॉट होता है। ये हमने मान लिया, ये करंट एंटर कर रहा है तो ये क्रॉस, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है इनवर्स के लिए, और ये बाहर निकल रहा है, तो ये हमने डॉट लगा दिया। ये करंट इस तरीके से इसके अंदर काई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर, इसकी एक्सिस पर, इसकी अक्ष पर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने माना इसके अंदर जो तार लपेटे गए हैं, जो टर्न है, उसका टर्न का टोटल नंबर हमको नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में कितने फेरों की वो संख्या हमने n मान ली, पर यूनिट लेंथ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स है। अब इसमें हम एक कोई छोटा सा पोर्शन एज्यूम करते हैं, लेट हमने ये एज्यूम कर लिया, जिसकी लेंथ हमने मान ली l लंबाई का एक हमने पोर्शन इसके अंदर मान लिया अंदर। इवन ऐसे में कितना चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे, हमने मान लिया AB। अब चूंकि एम्पियर लॉ यूज कर रहा है तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो आधा हमने अंदर लिया और आधा इसके बाहर ले लिया, ये हम क्लोज सरफेस ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, C और D। तो क्लोज लूप हमने जो लिया ABCD लिया, तो A से B, B से C, C से D और D से A, ABCD एक लूप ले लिया। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो एक अंक लंबाई फेरों की संख्या हमने n मान ली, इसका यूज करना है अपने को, तो आगे अपन ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बाकी कैलकुलेशन करनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने ये यहाँ लिख दिए, ये n है। करंट कितना है, I। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा I, ये होता है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, लूप कौन सा है, ABCD, और A पे जाकर बंद होगा। क्लोज का मतलब अगर हम A से B, B से C से D जाए तो ये इतना हिस्सा खुला हो गया, क्लोज करने का मतलब है दोबारा A पर बंद हो, तो A से B से C से D और D से E, तो इसके 4 पोर्शन हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। कहाँ से कहाँ तक, A से B, B से C, C से D और D से A। ठीक है, अब डायग्राम के हिसाब से अपने को काम करना है। तो A से B ये लंबाई है और A से B हम जा रहे हैं, तो B वेक्टर और DL वेक्टर, B वेक्टर की दिशा के साथ अपने को लंबाई देखनी है। तो ध्यान कीजिए, ये करंट ये जा रहा है, तो सर्कुलर लूप ये हो गया, तो ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अलोंग टू द एक्सिस, इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हमारा मिलने वाला है B वेक्टर। लूप का पहला पोर्शन है B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो B और L एक ही डायरेक्शन में है, तो B DL cos 0, A से B तक के हिस्से में।
बी से सी तक कैसे मिलाएंगे, तो बी डी एल, बी तो इधर है और लंबाई बी से सी ये है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, cos 90। तीसरा बी डी एल, अब यहाँ पर जो तीसरा हिस्सा है सी से डी, और सी से डी वाला जो हिस्सा है उसमें बी कहाँ लगेगा, एक्सटर्नल, डी एल और दिशा कितनी है, उसके अपोजिट 180, कौन सा, सी से लेकर डी तक, और प्लस चौथा हिस्सा कितना है, तो बी डी एल ये भी 90 है परपेंडिकुलर, डी से ए चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, cos 90 डी ए। ठीक, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डी एल छोड़कर बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है, बाहर चली जाएगी, तो बी cos 0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल ए से बी, बी cos 90 ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल बी से लेकर सी तक, बी एक्सटर्नल और cos 180 ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल कहाँ से कहाँ तक, सी से लेकर डी तक, और फोर्थ पोर्शन था इसमें बी और cos 90 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल कहाँ से कहाँ तक, डी से लेकर ए तक। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू -1, वैल्यू पुट करेंगे, तो b इंटीग्रेशन डी एल ए बी वैल्यू 1, b इंटू 0 इंटीग्रेशन डी एल बी से लेकर सी तक, b एक्सटर्नल इंटू -1 डी एल सी से लेकर डी तक, और प्लस b इंटू 0 डी एल कहाँ से लेकर कहाँ तक, डी ए तक। तो ये पद 0 हो गया और ये पद 0 हो गया, ये दोनों पद तो 0 हो गए। अब इन दोनों पदों का 0 हो गए, बाकी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो वी हैव b इंटीग्रेशन डी एल ए से लेकर b और माइनस b एक्सटर्नल डी एल कहाँ से लेकर कहाँ तक, c से लेकर d तक, ये दोनों पद तो 0 हो गए। अब हमारे पास ए बी वाला बचा और सी डी वाला बचा, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर पे होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि जितना इधर आएगा उसी का अपोजिट दूसरी तरफ आएगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस वाले हिस्से ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, बाहर दोनों एक दूसरे के बराबर आने पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा। एक्सटर्नल यानी बाह्य बिंदु पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो चूंकि B एक्सटर्नल इज 0 देन इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ए बी सी डी ए इज इक्वल टू क्या बचा, B इंटीग्रेशन डी एल -0 ए से लेकर B तक का, तो इंटीग्रेशन V वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू V। अब डी एल का इंटीग्रेशन करना है तो टोटल लंबाई कहाँ से कहाँ तक की, ए से बी तक की, और ए से बी तक की लंबाई कितनी है, L, तो V इंटू एल। तो दिस इज इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलिमेंट लगाए, 4 हिस्से लिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। सी से डी और डी से ए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। ये दोनों बचेंगे, एक उसके पैरेलल है, एक अपोजिट है, एक प्लस का और एक माइनस का। लेकिन ये लूप के बाहर है, सोलेनॉइड के बाहर है, इसलिए यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। V एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन 0 हो गया, केवल ये वाला बचा। तो B इंटू डी एल, डी एल मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कितनी है, L, तो B इंटू एल। तो दिस इज इक्वेशन 1। क्या बचा, B इंटू एल। ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड कितनी थी, म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। अब सिग्मा आई का मतलब क्या है कि इस लूप के अंदर कितना करंट है, इस लूप के अंदर तो करंट कितना होगा, तो एक चक्कर के अंदर, एक फेरे के अंदर करंट है आई, 2 फेरे होंगे तो 2 आई, 3 फेरे होंगे 3 आई।
हमको नहीं पता कितने, तो एकांक लंबाई फेरों की संख्या हमको चाहिए। तो टोटल हमने फेरों की संख्या मान ली n, तो एक का करंट कितना है I। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो चूंकि n बराबर क्या है n/l, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल n इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल नंबर हमने इसमें n मान लिए, लंबाई l है तो n/l, इसमें फेरों की संख्या n, लंबाई l, तो एक अंक लंबाई फेरों की संख्या n/l। तो कैपिटल N का मान कितना हो जाएगा n गुणा l। तो कैपिटल N का मान हम यहाँ पर लगा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो म्यू नॉट सिग्मा i इज इक्वल टू म्यू नॉट ये n इंटू l इंटू i। समीकरण 2, 1 और 2 दोनों की तुलना कर दें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। तो वी हैव v इंटू एल इज इक्वल टू RHS की कंपेयर करेंगे, v इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट n l i, l से l घट गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट n i। ये टेस्ला। तो ये किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। क्लियर। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज अपन ने 2 एप्लीकेशंस किए किसके, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के। ठीक, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।